अच्छा, ये एक इंस्टेंट के लिए है, एक टाइम, एक किसी टाइम पे t इक्वल टू समथिंग 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी, कोई भी टाइम है, उस टाइम पे ये डेंसिटी का वेरिएशन है। दूसरे टाइम पे कुछ और ग्राफ आएगा, लेकिन नेचर ऐसी होगा कि एक स्मूथ वेरिएशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रिड्यूस करने से, और फिर ये ऐसे जिगजैग ऐसे बहुत वेरिएशन। तो इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप एक बॉक्स बनाओ और उसके अंदर पॉइंट्स, रैंडमली पॉइंट्स जो है वो डाल दो, ठीक है, रैंडमली पॉइंट्स डाल दो। आप अगर प्रोग्रामिंग जानते तो उसमें एक रैंडम जनरेशन, एक फंक्शन होता है रैंडम वैल्यू जनरेट करने का, एक्सेल में भी होता है। तो आप जो है वो रैंडमली जनरेट कर सकते हो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, और एक बॉक्स के अंदर जो है वो रैंडमली ऐसे पॉइंट्स डाल दो, और फिर उसके बाद में आप जो है वो कोई भी एक पॉइंट उठाओ अपनी मर्जी से, और उसके अराउंड एक वॉल्यूम बनाओ, और जो है वो काउंट कर लो उसमें कितने पॉइंट्स हैं, और उनको कुछ डेंसिटी असाइन कर दो। जैसे मान लिया कि ये पॉइंट्स जैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है H2 का, वो आपको पता है, और उसको सम कर लो, और फिर इसको जो है वॉल्यूम को रिड्यूस करके देखो। तो ये आप इसका जो है वो एक्सेल में या सी में या मैटलैब में किसी में भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हो, अलग अलग वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो। अगर ये आप इज्यूम कर लो कि ये ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एटम जो कि है, ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने में, कि ऐसे ही बस किताबी बात नहीं है, ये एक्चुअल में ये आता है। तो उसके लिए मैं शेयर करूँगा दूसरा स्क्रीन। तो यहाँ पे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, बेसिकली वो पाइथन में एक छोटा सा कोड है। सेम चीज़ आप एक्सेल में कर सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं डिटेल बता दूंगा। ये काम आप एक्सेल में भी करके ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली एक छोटा सा कोड है जिसमें हमने क्या किया है कि मान लिया यहाँ पे एक 1 बाई 1 का बॉक्स ले लिया, ठीक है, वन साइड वन लेंथ वन विड्थ वन हाइट का एक बॉक्स ले लिया, और उसके अंदर रैंडमली हमने कितने 100,000 1 लाख पॉइंट हमने डाल दिए रैंडमली, और उनको मान लिया कि वो एटम्स हैं। और फिर उसके बाद में हमने एक पॉइंट उठाया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर जैसे मान लो एक कॉर्नर के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो उससे के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो हमने मान लिया कि एक कोई भी पॉइंट उठा लो आप अपनी मर्जी से। मैंने जैसे यहाँ पे 0.25 0.25 0.25 एक पॉइंट उठा लिया, और उस पॉइंट के अराउंड एक वॉल्यूम बनाई, और उसके अंदर काउंट किया कि कितने पॉइंट्स उसके अंदर हैं। डिस्टेंस मेजर करके काउंट कर सकते हैं आप पॉइंट का, इस पॉइंट से जो हमने लिया है उससे जो है वो रैंडमली जो पॉइंट्स है उनका सबका डिस्टेंस मेजर करें, और देखें कौन सा डिस्टेंस एक वैल्यू के नीचे है तो वो मिल जाएगा, और उसको सम करके पॉइंट के मास को डिवाइड कर दें उस वॉल्यूम से। ऐसा जब रिपीट करेंगे तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये तो पहले जो है वो पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, एक चीज और कि ये पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। ये जो ग्राफ है साइड में, अगर दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, हेलो, यस सर। हाँ, तो ये जो साइड में दिख रहा है ये पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे सपोज कीजिए कि एक कॉर्नर में टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा, वहां पे पॉइंट्स क्लस्टर हो जाएंगे, क्योंकि एयर जो है वो जब टेम्परेचर जहां कम होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी एयर की, तो यानी एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज क्लोज होंगे, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे दूर दूर होंगे। तो ऐसे आप नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पॉइंट्स को रैंडमली, और ऐसा आप जब करा तो फिर उसके बाद में जब आपने ऐसे वॉल्यूम निकाली तो देखिए सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ आपको दिखेगा कि पहले जो है वो एक वेरिएशन आ रहा है जिसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएशन, फिर ये कांस्टेंट हो जा रहा है जो कि वी स्टार को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और फिर उसके बाद में आप और कम करोगे तो फिर वो एक वैल्यू के बाद में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने लगता है। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग वी स्टार की वैल्यू है।
तो इससे जो है मतलब वो देख के आप ये मान सकते हो कि जो किताबों में ग्राफ है वो एक्चुअली में ऐसे वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था, थोड़ा मोटिवेशन के लिए, क्योंकि आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो काफ़ी ड्राई है। आज फिजिक्स नहीं मैथ की बात करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया है। किसी को डिटेल चाहिए तो क्लास के बाद में या फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वापस अब अपने उस पे आ जाते हैं, बोर्ड पे। उस जो मैंने अभी कोड दिखाया उसके साथ थोड़ा और खेल सकते थे, पॉइंट चेंज कर सकते थे जिस पे डेंसिटी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट बड़ा घटा सकते थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का चेंज कर सकते थे। वो तो मतलब कोड के साथ में कर ही सकते हैं, लेकिन मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ऑलरेडी कुछ टाइम जा चुका है। अब मैं सीधे आता हूँ वेक्टर्स और टेंसर्स पे। बेसिकली वेक्टर्स के कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस की। अच्छा, थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस आप ऑलरेडी देख चुके हो मैकेनिक्स के कोर्स में, क्योंकि आपने मैकेनिक्स में वेक्टर्स के साथ में जो है वो आपने वेक्टर्स को डिफरेंशिएट किया था वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन वेक्टर्स का देख चुके हो, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है। वो चीज ये है कि आप सबको पता है कि वेक्टर क्या होता है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो। तो जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर जैसे मैं कहूं इसको वेक्टर ए, ठीक है। अब मेरे पास एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, या ये कह लीजिए कि ये आई यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर है। तो इसको मैं वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आई प्लस ए वाई प्लस जे, और अगर 3D में बात करें तो ए जेड के, ऐसे लिखता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर मैं अपने आई और जे को चेंज करूं, जैसे मेरे आई और जे फॉर एग्जाम्पल, तो ये आई और जे, अभी जो मेरे आई और जे हैं करंट, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये कैसे फाइंड करूंगा ए एक्स ए वाई ए जेड। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा। तो ये जो मेरा होगा ये ए एक्स होगा, ऐसे ही मैं प्रोजेक्शन लूंगा यहाँ, और ये जो मेरा होगा वो ए वाई होगा। ऐसे ही ए जेड में भी कर लूंगा, 3D है। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि आई और जे ऐसे नहीं है जैसे ये अभी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई ऐसे है, आई ऐसे है, और जे ऐसे है। से फॉर एग्जाम्पल आई इज लाइक दिस एंड जे इज लाइक दिस। तो अब सवाल यह है कि क्या सेम ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? कोई बताएगा?
चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो ए एक्स ए वाई और ए जेड की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन, ये वैल्यू जो है ऑन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इनको हम बेसिस भी कहते हैं। तो ये जो आई जे और के हैं, इनको इनको मिला के हम जो है वो आई जे के, इनको मिला के हम बेसिस कहते हैं, बेसिस वेक्टर्स। तो मतलब प्लूरल जो है वो बेसिस है, और वैसे एक की बात करें तो वो बेसिस है। आई जे के ये बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यू चेंज करती है, ये तो सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, ए एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने से ए इटसेल्फ चेंज होगा? जो ए वेक्टर है वो सेम रहेगा सिर्फ। वो सेम रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि वेक्टर इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। वो वेक्टर बेसिस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम रिप्रेजेंट वेक्टर को जो है वो कोऑर्डिनेट की टर्म्स में करते हैं। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड होता है, करता है कोऑर्डिनेट्स पे। तो उस रिप्रेजेंटेशन को कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं कि मतलब जैसे ए वेक्टर है तो हमने ऐसे लिख दिया ए एक्स ए वाई ए जेड, बहुत सी जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अधूरी बात है। ए एक्स ए वाई ए जेड ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कंप्लीटली नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने ये नहीं बताया कि ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है वो किस बेसिस को यूज करके निकाले गए, ये किस बेसिस के लिए है। तो ए जो है वो कंप्लीटली, ए इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस, बट इट्स components depend on the choice of basis vectors। हम आई जे के कैसे चूज करेंगे उस पे जो है वो ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो ए एक्स ए वाई और ए जेड का डिस्क्रिप्शन तब तक कंप्लीट नहीं, ए का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तब तक नहीं है जब तक कि हम ये ना बता दें कि ये कौन सी बेसिस के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली ये जो है इसको इसको कहते हैं कॉलम वेक्टर मैथमेटिक्स में, कॉलम वेक्टर, जो कि बेसिकली बेसिकली क्या है ये 3 by 1 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही होता है रो वेक्टर, ए एक्स ए वाई ए जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है रो वेक्टर, और ये जो रो वेक्टर है ये है बेसिकली 1/3 का मैट्रिक्स। तो किसी भी वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। वेक्टर जो है दो चीजें उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट होने के लिए चाहिए। एक तो है उसके कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स को हम जो है वो इस टर्म्स में लिख सकते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर के। तो बेसिकली रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर कोई सा भी ऑफ कंपोनेंट्स, बेसिकली कंपोनेंट्स की लिस्ट चाहिए प्लस बेसिस, कि आपने कौन सी बेसिस के लिए ये कंपोनेंट्स निकाले थे। तो ये दोनों मिलके जो है
कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देते हैं वेक्टर का। और आगे चल के देखोगे टेंसर का भी सेम ही चीज टेंसर के साथ में भी है कि वहां पे बस ये होगा कि ये रो और कॉलम वेक्टर की जगह मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे अभी जो है वो 1/3 या 3/1 का मैट्रिक्स है, वहां पे 3/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। और साथ में बेसिस होगी। तो टेंसर हम डिफाइन करेंगे। टेंसर क्या होता है वो अभी आगे आएगा। यही बात कि वेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वेक्टर इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेसिस। इसी बात को मैथमेटिक्स में कहते हैं कि वेक्टर इज ए ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। मतलब उसका सेम है कि ये बेसिस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात तो हो गई। अच्छा, आपने मैकेनिक्स में जो है वो वेक्टर्स पढ़ा था, जो कि फंक्शन होता है किसी स्केलर का। स्पेशली आपने पढ़ा था वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा था। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है बेसिकली? टाइम का फंक्शन है। ऑफ टाइम। और टाइम क्या है? स्केलर। टाइम का कोई डायरेक्शन तो नहीं है, मतलब बस पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो सकता है, बैक इन टाइम हो सकता है। लेकिन वैसे तो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो टाइम स्केलर है। तो आपने जो है वो इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन पढ़ा था। तो उसी नॉलेज को हम यूज करेंगे। तो अब वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर की तरह जनरल एक वेक्टर ले लेते हैं ए, जो कि किसी स्केलर का फंक्शन है टी। अब वो स्केलर टाइम भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के जो रूल है वो आपको पता है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अ, अगर हमारे पास में ए है, तो इसको अगर स्केलर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बेसिकली हम लिख देंगे डी ए एक्स बाई डी टी आई प्लस डी ए वाई बाई डी टी जे प्लस डी ए जेड बाई डी टी के। और ये सारे कंपोनेंट्स भी अपने आप में टाइम के फंक्शन होंगे। ये चीज आती कहाँ से? ये चीज आती है इस रूल से। कौन सा रूल? ये रूल के अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं जो कि टाइम का फंक्शन है, ए टी और बी टी। दो वेक्टर है, दोनों टाइम का फंक्शन है। अगर हम इनका सम करें और इस सम को डिफरेंशिएट करें, तो ये क्या होता है? ये होता है डी डेरिवेटिव ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टी। इसी तरह से दूसरा रूल है कि अगर आपके पास कोई स्केलर है एस, जो कि कांस्टेंट भी हो सकता है या टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। तो मान लीजिए टाइम का फंक्शन है स्केलर एस, और ये आपका एक वेक्टर है ए। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करने से आता है डी एस टी ओवर डी टी इंटू ए टी प्लस एस टी इंटू डी ए फंक्शन ऑफ टी ओवर टी। ओके। तो यही दोनों रूल्स से ये निकल के आया। कैसे? ए को हम लिखते हैं ए टी इज ए एक्स
फंक्शन ऑफ टी इंटू आई प्लस ए वाई फंक्शन ऑफ टी इंटू जे प्लस ए जेड फंक्शन ऑफ टी इंटू के। वेल ठीक है, ये बात तो पता है। फिर इसके बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए टी ओवर डी टी इज इक्वल टू, इस पे पूरे पे अगर ये लगा दें, डी ओवर डी टी ए, मैं थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेता हूँ तो आसानी रहेगी, ए एक्स टी आई प्लस ए वाई टी जे प्लस ए जेड टी के। ऑल राइट, अब ये देखिए, ये अपने आप में ये एक स्केलर से आई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब स्केलर से आई वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर उसके, तो ये रिजल्ट इसका क्या है, एक वेक्टर। तो ये एक वेक्टर है अपने आप में, ये पूरा अपने आप में दूसरा वेक्टर है, और ये पूरा अपने आप में तीसरा वेक्टर है। तो अगर ये वाला रूल यूज कर लें, सम ऑफ टू वेक्टर, तो हम ये डी टी तीनों पे इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी। ये चीजें आई होप कि आप लोगों को पता है, लेकिन मैं जो इस नई चीज बताना चाह रहा हूं उसकी आसानी के लिए ये आपको थोड़ा सा पीछे से शुरू कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ ये चीज ए एक्स टी आई प्लस डी ओवर डी टी ऑफ ए वाई टी जे प्लस जेड के लिए भी सिमिलर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिख सकते हैं, कोई सेम ही आएगा, सिमिलर ही आएगा। अब ये क्या है, एक स्केलर इनटू एक वेक्टर, तो इसके लिए अब हम ये वाला रूल यूज कर सकते हैं, स्केलर इनटू वेक्टर। तो अब ये वाला रूल जब इस पे पहली टर्म पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा ये डी ओवर डी टी ऑफ ए एक्स टी, ठीक है, इनटू डी आई ओवर डी टी प्लस ए एक्स टी इन डी ए एक्स ओवर डी टी इंटू आई। ये पूरा कहाँ से आया, ये पूरा इससे आया। इसी तरह से आप यहाँ पे इसका भी टर्म्स लिख सकते हो और इसकी भी लिख सकते हो, सिमिलर टर्म्स। अब ये देखो कि डी ए एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या होती है, वो तो ठीक है, वो तो डेरिवेटिव है ए एक्स का। और डी आई ओवर डी टी क्या होगा, क्या आई एक यूनिट वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है? अगर आई का लेंथ क्या चेंज हो रही है, नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर है, उसकी लेंथ हमेशा यूनिट रहेगी। क्या आई का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? एक वेक्टर जो है वो चेंज, डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। और चेंज जो है वो वेक्टर में दो तरह से आ सकता है, या तो उसकी लेंथ चेंज हो वेक्टर की, या उसका डायरेक्शन चेंज हो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, तब जो वेक्टर है उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा। यहां पे लेकिन क्या है कि लेंथ तो चेंज हो नहीं रही आई की, और अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स है तो उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा।
हालांकि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं जो मैकेनिक्स में पढ़ाए जाते हैं, और उनका रिलेशन होता है कि वो उस केस में जो है वो बताते हैं हम कि डी आई ओवर डी टी कैसे निकालते हैं। तो मैंने मैकेनिक्स में वो चीज़ पढ़ाई थी। हालांकि पता नहीं सिलेबस में शायद अब नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर का रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है। एनीवे तो ये है कि डी आई ओवर डी टी हमारा, क्योंकि जो ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो फिक्स हम मान लें, तो ये तो हो जाएगा जीरो, और ये टर्म जो है वो रह जाएगी। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा डी ए एक्स ओवर डी टी इंटू आई, प्लस इसी तरह से आ जाएगा डी ए वाई डी टी जे, प्लस डी ए जेड और डी टी के। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा फिक्स था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन आया। लेकिन अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं यूज कर रहे हो, आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो, या आप जो है वो यूज कर रहे हो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। मान लीजिए ये एक आपका पॉइंट है P, तो इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या बताते हो, आप एक तो बताते हो हाइट, यानी कि z, z होता है k डायरेक्शन में हमेशा, ठीक है। और दूसरा आप क्या बताते हो, दूसरा आप बताते हो एंगल, थीटा, ठीक है। और तीसरी चीज आप क्या बताते हो, तीसरी चीज बताते हो डिस्टेंस r। तो ये डिस्टेंस होता है जिस डायरेक्शन में, उसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन ई आर, और ये थीटा का जो डायरेक्शन है उसको कहते हैं ई थीटा। और के जो है वो आपका होता है ऐसे ई जेड, या के सेम होता है, ये होता है आपका ई जेड। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे ये पॉइंट चेंज होगा, जेड का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, के का डायरेक्शन वो हमेशा ऊपर पॉइंट करेगा। लेकिन अगर आप कोई और पॉइंट चूज कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, तो अब जो है वो थीटा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ई आर ई थीटा ई जेड। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए पॉइंट क्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो ई थीटा और ई आर का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है पॉइंट के साथ, आपके वेक्टर जो है उसके साथ में। तो अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव हमने लिया था, या डी आई ओवर डी टी, वो डी ई आर ओवर डी टी में कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसी तरह से जो है वो आपका डी ई थीटा ओवर डी टी भी कांस्टेंट नहीं होता। ये भी आप मैकेनिक्स में देख चुके हो। अच्छा, आप एक चीज और नोटिस करो कि
ये जो हमारा ई आर और ई थीटा है, मैं नए पेज पे बनाता हूँ इसको। चलिए, बल्कि उसी को कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, चलो दोबारा ही बना देता हूँ, अ, बड़ा सा। तो मान लो ये एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब इसको जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्सप्रेस करेंगे, ये है आपका थीटा। तो आपका ई थीटा का डायरेक्शन होगा ये, ई आर का डायरेक्शन होगा ये, और ई जेड या के का डायरेक्शन होगा ये। अब एक बात आप सोच के बताइए कि अगर पी जो है वो ऊपर जा रहा है ई जेड के डायरेक्शन में, मान लीजिए कि पी जो है वो ऊपर जा रहा है, तो क्या इन वेक्टर्स का डायरेक्शन चेंज होगा? अगर मान लीजिए ये पी में यहां ना लेके यहां ले लूं, ऊपर ले लिया मैंने पी को थोड़ा, बाकी थीटा जो है और आर जो है वो सेम रखा, तो ये थीटा है और ये आपका आर है, ये जेड है। तीन कोऑर्डिनेट ये हो गए, पोलर, सिलिंड्रिकल पोलर। अब मान लीजिए कि मैंने पी जो है वो ऊपर ले लिया, तो मेरा क्या बदला? मेरा जेड बदल गया, और मेरा थीटा और आर जो है वो सेम रहा। तो अगर सिर्फ मैंने जेड चेंज किया, यानी ई जेड के डायरेक्शन में इसको ऊपर मूव कर दिया, तो मेरे वेक्टर ऐसे ही रहेंगे। ये इस डायरेक्शन में रहा, ये इस डायरेक्शन में रहा, ये इस डायरेक्शन में रहा। तो मेरा डायरेक्शन तो वेक्टर का चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि अगर मान लीजिए कि ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, यानी आर के ई आर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको पी को यहां ले लूं, तब भी मेरा जो है वो आर का डायरेक्शन ये रहेगा, थीटा का डायरेक्शन ये रहेगा, जेड का ऊपर रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। लेकिन अगर थीटा सपोज कीजिए चेंज हो रहा है, थीटा यहां की बजाय मैं कम ले लिया, थीटा ऐसे ले लिया, अब अगर मैं यहां बनाऊंगा तो अब मेरा जो ई थीटा आएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई आर मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ई जेड मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो है वो थीटा चेंज होने के साथ साथ यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हुआ। कौन से यूनिट वेक्टर का? ई आर का और ई थीटा का। ई जेड तो आज अभी भी पैरेलल है अपने डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है, इंपॉर्टेंट नोट करने की बात यह है कि आपका जो ई आर है वो थीटा का फंक्शन है, थीटा के साथ चेंज होता है, और आपका जो ई थीटा है वो भी थीटा का फंक्शन है, यानी थीटा के साथ चेंज होता है। अगर ये थीटा के साथ चेंज होता है तो इसका डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। तो अगर ई आर को थीटा के साथ डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा? हाँ भाई, कोई गैस कर सकता है क्या आएगा? ये भी मैकेनिक्स में ही था वैसे। ये देखने के लिए कि ये क्या आएगा, आप सपोज करो कि ई थीटा थीटा को थोड़ा सा चेंज करें, यानी ज्यादा नहीं, डेल्टा थीटा से थोड़ा सा अगर इसको चेंज करें,
ये डेल्टा थीटा चेंज करें तो देखें कि ये ई थीटा कैसे ई आर कैसे चेंज होगा। ई आर हो जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लें भाई। डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंस लें। जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है उस वेरिएबल को चेंज करें थोड़ा सा और डिफरेंस लें। और जब डिफरेंस आप ले लें तो इसको इस डायरेक्शन, इसको इंक्रीजिंग में लेंगे, सॉरी ये डिक्रीजिंग में ले लिया मैंने। इसको ई थी डेल्टा थीटा को इंक्रीजिंग थीटा में लेंगे, नहीं तो माइनस साइन लेना पड़ेगा हमको। तो ये मान लीजिए इंक्रीज हुआ डेल्टा थीटा से थीटा। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो ई आर हमारा आ गया यहां। तो ई आर में चेंज कितना हुआ ये। तो ये जो चेंज हुआ ये किसके डायरेक्शन में है, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो, ये थीटा ई थीटा के डायरेक्शन में है। तो बेसिकली इसको और एक्यूरेटली कर सकते हैं लेकिन मैं और टाइम नहीं देना चाहता इसमें, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा ई थीटा। डी ई आर ओवर डी थीटा इज ई थीटा। इसी तरह से डी ई थीटा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये जब डेल्टा थीटा किया तो ई थीटा तो इधर था, ये इधर हो जाएगा। और जब इसका डिफरेंस होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा माइनस, ये निगेटिव ई आर के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई आर। और ये अब इसमें मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया कि ये कैसे ई आर और ई थीटा के डायरेक्शन में होंगे, डेरिवेटिव का डायरेक्शन बता दिया। लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो यूनिट वेक्टर ही होंगे। ये निकालने का तरीका है, अगर डिटेल चाहिए तो मुझसे बाद में पूछ लें। ठीक है साहब। तो ये तो बात हो गई। अगर आपका स्केलर फंक्शन किसी स्केलर का फंक्शन है, अगर आपका वेक्टर किसी स्केलर का फंक्शन है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये हो गई बात इसकी। अब सपोज कीजिए इसका उल्टा हो। उल्टा क्या होगा, अभी हमने बात करी एक वेक्टर जो कि स्केलर का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये हमने बात करी। इसका उल्टा क्या होगा, कोई गैस करे भाई। कोई स्केलर है उसका कोई वेक्टर फंक्शन है। हाँ, एक स्केलर है जो कि किसी वेक्टर का फंक्शन है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। ये कहां पाया जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर विच इज ए फंक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है कि एक रूम है, ठीक है, उसमें यहां पे सपोज करो आग जल रही है एक कोने में, ठीक है। तो इस रूम में आग जल रही है तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर को अगर टी से लिख दें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिलेटिवली कम होगा, ठीक है।
अब सपोज करो इस रूम के जो कॉर्नर है उस पे हम एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बैठा देते हैं। अब मैं रूम को 3D में नहीं बना रहा, सिर्फ 2D में बना रहा हूँ, लेकिन ये जैसे आई डायरेक्शन है, ये फॉर एग्जांपल जे डायरेक्शन है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे उठा लें तो उस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, तो ये पॉइंट हो गया जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी, या जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा। अगर कोई और दूसरा पॉइंट उठा ले उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। तो जैसे ये टी R1 है और ये टी R2 है, तो बेसिकली टेम्परेचर तो स्केलर है, लेकिन आर जो है पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है, और टेम्परेचर जो है वो पोजीशन वेक्टर के साथ चेंज हो रहा है, तो हो गया स्केलर जो है वो वेक्टर का फंक्शन। इस एग्जाम्पल में ये एक एग्जाम्पल है, मतलब और भी चीजें हो सकती हैं कि टेम्परेचर जो है वो सॉरी स्केलर जो है वो वेक्टर का फंक्शन है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक वेक्टर का फंक्शन है कि वो पोजीशन वेक्टर। अब जब टी जो है वो वेक्टर का फंक्शन हमको मिल गया एक स्केलर का, अब ये तो एक एग्जाम्पल था, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि फाई एक स्केलर है और आर जो है वो एक वेक्टर है। तो जनरली जो जिस वेक्टर का जो है वो स्केलर फंक्शन होता है, जनरली वो यही होता है पोजीशन वेक्टर। तो यही सबसे ज्यादा इस कोर्स में जो है वो आएगा। तो ये है एक स्केलर और ये है पोजीशन वेक्टर। अब हमको ये पता करना है कि ये टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, कि मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो टेम्परेचर कितना तेजी से चेंज हुआ, या इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो टेम्परेचर कितना तेजी से चेंज हुआ। अब मसला ये है कि रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इसको वेक्टर के फंक्शन को इसका डेरिवेटिव कैसे लें। तो उसके लिए सपोज कीजिए कि आई के अलोंग अगर हम देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टी अलोंग आई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, कि जैसे एक पॉइंट ये है, उसके बाद में हम थोड़ा सा खिसक के वहां से दूसरे पॉइंट पे आ गए यहाँ पे, तो ये रेट ऑफ चेंज क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, जो है वो टेम्परेचर कितनी तेजी से चेंज हुआ। तो ये कैसे पता लगाएंगे, कुछ कुछ आइडिया दीजिए इसके लिए, कि आई के अलोंग अगर टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज देखना है तो वो कैसे पता लगाएंगे। इसके लिए आपको अपनी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स थोड़ी सी यूज करनी है, सेकेंड सेमेस्टर की। पार्शियल डिफरेंशिएशन थी क्या पार्शियल शायद? डिफरेंस, यस, क्योंकि जे तो चेंज हो नहीं रहा, अलोंग एक्स चेंज हो रहा है। तो जब ये सिर्फ अलोंग एक्स चेंज हो रहा है तो बेसिकली डेल टी ओवर डेल एक्स ये हमको दे देगा रेट ऑफ चेंज अलोंग आई। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज अलोंग जे वो हो जाएगा डेल टी ओवर डेल वाई, ये निकाल लेंगे। ये तो बात सही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमको, ये तो हो गया अलोंग आई, ये हो गया अलोंग जे। अब सपोज करिए कोई आपसे पूछता है कि ना मैं ए आई के अलोंग चल जाना है मुझे, ना मुझे जे के अलोंग जाना है। सपोज कीजिए मुझे तो इस डायरेक्शन में जाना है, ये कोई ई डायरेक्शन बोल रहे हैं अगर इसको, कि मुझे ई के डायरेक्शन में पता करना है कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो अब सवाल यह है कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको जो टूल यूज करना है उसको कहते हैं ग्रेडियंट, और रेट ऑफ चेंज अलोंग सम गिवन डायरेक्शन उसको कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज अलोंग ई इसको बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई की बात करें तो अलोंग ई, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई
along E। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसको निकालते कैसे हैं। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि मुझे फिर से वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये आई है, ये हमारा जे है, और ये हमारा ई है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग ई है, इसको हम डिनोट करते हैं, सॉरी, डी ई ऑफ फाई। इससे हम इसको डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव अलोंग ई ऑफ फाई। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, या हम एक पॉइंट लें P जिस पे हमको ये डेरिवेटिव चाहिए, और दूसरा पॉइंट लें जो कि इससे डेल्टा L दूरी पर है। ठीक है, तो अगर ये हो गया P प्राइम, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग E ऑफ फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा L टेंडिंग टू 0 फाई एट P प्राइम माइनस फाई एट P ओवर डेल्टा L। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई मुझे इसके अलोंग चाहिए चेंज, तो मैं जो है इसके अलोंग डेल्टा L चेंज किया, और जो है दोनों का डिफरेंस लिया टेम्परेचर का, और जितना मैंने चेंज किया उससे डिवाइड कर दिया और लिमिट ले ली, तो मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेलर सीरीज यूज करके, डेल्टा L टेंडिंग टू 0। तो अगर P के कोऑर्डिनेट जो है वो x, y और z थे, तो P प्राइम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z। ठीक है भाई, तो फाई पी को हम लिख सकते हैं, फाई पी इज बेसिकली फाई ऑफ x एट x y z, और फाई पी प्राइम को लिख सकते हैं फाई x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z। और अगर टेलर सीरीज यूज कर लें तो ये हो जाएगा फाई x y z प्लस डेल फाई ओवर डेल x इंटू डेल्टा x प्लस डेल फाई ओवर डेल y इंटू डेल्टा y प्लस डेल फाई ओवर डेल z इंटू डेल्टा z प्लस स्क्वायर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स, उनको अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं निकालूं डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ई ऑफ फाई, तो मुझको क्या करना है, फाई पी प्राइम माइनस फाई पी करना है,
तो जब 5p प्राइम में से 5p निकालूंगा तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, रह जाएंगी ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स। तो ये वाली टर्म्स अगर मैं लिख लूं तो यही बचेंगी। तो लिमिट जो मेरा ऊपर फॉर्मूला है, डेल्टा एल टेंडिंग टू 0, 1 बाई डेल्टा एल, क्योंकि डेल्टा एल से डिवाइड करना है, इनटू ये पूरा डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डेल्टा जेड प्लस ये डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, इस तरह की टर्म्स है हायर ऑर्डर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं ये स्क्वायर में है और ये डिवाइड हो रही है डेल्टा एल से, तो वो वाली टर्म तो जब लिमिट लेंगे तो जीरो हो जाएंगी, ये गो टू जीरो एज वी टेक डेल्टा एल टेंडिंग टू जीरो। लेकिन ये वाली जो टर्म है इनका क्या होगा, यहां पे आ जाएगा डेल फाई ओवर डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एल प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एल प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड। मैं आप लोगों के मैथमेटिक्स के टीचर का काम आसान कर रहा हूँ ये सब उनको दोबारा पढ़ाना है सब, लेकिन आपको याद हो जाएगा। डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एल, ये डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एल क्या चीज है भाई? डेल्टा एक्स तो ये डिस्टेंस है, कितना एक्स मूव किया पी से पी प्राइम तक, ये हो गया डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एल ये है, तो ये क्या चीज है? स्लोप है सर, हाँ स्लोप। हाँ स्लोप तो है, लेकिन ये बेसिकली क्या दे रहा है? अगर आप याद करो एक चीज होती है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? अगर एक जैसे एक वेक्टर है तो उस वेक्टर का जो है सर जो जैसे वो, एक्स वाई जेड से एंगल बनाती है ना, हाँ तो cosine बेसिकली वो क्या होते हैं कि direction। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। यूनिट वेक्टर जो है उसको आप रिजॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है। तो तो उसकी जो एक्स वाई और जेड के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं यूनिट वेक्टर के, वही होते हैं बेसिकली। तो ये जो आपका ई है ना, इसको ई को डेल फाई ओवर डेल एक्स जो है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है आपका अगर मैं उससे डिनोट करूं एन एक्स से, डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई, डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड, डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। ठीक है भाई, अब आप ये एक्सप्रेशन को गौर से देखो। ये एक्सप्रेशन जो है ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं डेल फाई ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के डॉट एन एक्स आई प्लस एन वाई जे प्लस एन जेड के। तो ये वाला जो मेरा वेक्टर ये कुछ नहीं है, ये मेरा ई ही वेक्टर है। एन एक्स एन वाई एन जेड जो है वो ई के ही, ई क्या है? यूनिट वेक्टर। तो जो यूनिट वेक्टर है आपका ये उसी के जो है इन द डायरेक्शन, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। क्योंकि ये बेसिकली अगर आप चाहो इसको और डिटेल में देखना तो आप इसको 3D की जगह 2D में करके देखो, और 2D में देखोगे तो ये हो जाएगा ये थीटा। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एल क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एल क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और ये कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, यही तो हमारा थीटा डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है।
तो ये इसी का एक्सटेंशन ये 3D में है। तो ये तो हो गया E। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो बेसिकली इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो तो हमने ये पाया कि डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन E ऑफ फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट E। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया इस कोर्स के लिए कि आपको अगर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो इससे ये कितना मैजिक की तरह काम कर रहा है कि इसने हमारा काम आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया कि अभी आपको जैसे आई के ये कह रहा है कि आपको अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको जो है वो रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बस जो है डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज, वाई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज और जेड डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज। कितने रेट ऑफ चेंज पता होना चाहिए? तीन रेट ऑफ चेंज अगर आपको पता है तो इस रिलेशन की मदद से आप और किसी भी डायरेक्शन में, भाई इन्फिनिट डायरेक्शन पॉसिबल है, आप किसी भी डायरेक्शन में जो है वो रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हो यूजिंग ओनली 3 रेट ऑफ चेंज इन 3 डायरेक्शंस। बस 3, डेल फाई सॉरी डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जी, 3 पता है और उसकी मदद से आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ये तो हो गई बात। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए आप लोग कि ये एक वेक्टर है और ये एक यूनिट वेक्टर है, तो ये बताइए कि जो है वो इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो ई तो हमारा फिक्स है, ठीक है, ई तो हमारा जो है वो हमने जैसे चूज कर लिया, तो ये हम जो है वो कौन सा ई चूज करें, सॉरी ये हमारा डेल फाई जो है इसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए कि ये मैक्सिमम हो जाए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में अगर 2 वेक्टर है ए डॉट बी, तो ए का ए डॉट बी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगी? इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी, है ना। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू है ए बी, वो तब होती है जब थीटा जो है की वैल्यू 0 हो, यानी ए और बी जो है वो पैरेलल हो, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये ई का डायरेक्शन और डेल फाई का डायरेक्शन सेम हो। व्हेन डेल फाई, अब डेल फाई एक वेक्टर है भाई, ये ध्यान रखना, ये यहां पे डिफाइंड है। तो ये डेल फाई, इसको बोलते हैं डेल, ये जो उल्टा ट्राइंगल है, या नेबला कहते हैं इसको। तो ये जो डेल फाई है ये और ई अगर पैरेलल हो जाए तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, मैक्सिमम हो जाएगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डेल फाई और ई जो है वो पैरेलल हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल फाई जो है उसका डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। ये इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका डायरेक्शन ई का डायरेक्शन भाई डेल फाई डेल ई फाई, ये क्या है? ये ई डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज है। तो ई डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए जब जो है वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो? ई डायरेक्शन डेल फाई का डायरेक्शन होना चाहिए, तब जो है वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। भाई डेल फाई एक वेक्टर है, उसका एक डायरेक्शन होगा,
हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे उसका एक एक फिक्स डायरेक्शन होगा डेल फाई का। तो वो जो डायरेक्शन है वही मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन है। ये बात हमको इससे पता चल रही है कि क्योंकि जो है ई का डायरेक्शन जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन होगा, तभी जो है वो डी ई फाई मैक्सिमम होगा, और वो तब होगा जब ई जो है वो डेल फाई के पैरेलल हो। तो इसका मतलब है कि हम जो ई है वो डेल फाई के जब डायरेक्शन में होगा तब वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है कि डेल फाई के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस का मैं फॉर्म वो कर देता हूँ। आज क्लास की अफरा तफरी में थोड़ा अटेंडेंस का भूल गए, मैं एनेबल कर देता हूँ उसको। तो आप लोग अभी अटेंडेंस लगा देना। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव की क्या मैंने ग्रेडियंट का कुछ कवर कर लिया है। इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, वो सॉरी ग्रेडियंट की एक प्रॉपर्टी और होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसको देखते हैं। अभी पहले ये अटेंडेंस का हल कर दें। ठीक है भाई, अटेंडेंस का खोल दिया है, आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हो। सर अटेंडेंस कहाँ पर करनी है? वही वाला जो गूगल फॉर्म है, सेम फॉर्म है हमेशा, एक ही फॉर्म रहेगा शुरू से आखिर तक। अच्छा, एक लास्ट चीज और मैं जाते जाते बताता चलता हूँ इसके ग्रेडियंट के बारे में। वो ये है कि सपोज करो एक एक सरफेस है। जैसे मान लो कि वही जो हमारा जो कमरा जिसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, उस कमरे में मान लो कि अगर मैं जो है वो लाइन खींचता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello, sir. You are not audible.